हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे यूनियन बजट 2025 की और इससे रिलेटेड सारी चीजों को कवर करने वाले हैं। जैसे कि आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन इस समय का है क्या है, आप लोग बोल रहे हैं कि यूनियन बजट अगर सब लोग बता रहे हैं अच्छा है तो फिर जो मार्केट के सेंटीमेंट्स हैं शेयर मार्केट के, वो रैली क्यों नहीं दिखाई गई, शेयर मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट टू नेगेटिव क्यों क्लोज हुआ, इसका भी जवाब मैं आपको दूंगा। और साथ ही साथ जो नया आया है इनकम टैक्स का रेजिमे, वो भी आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि जो लोग बोल रहे हैं 12 लाख पर कोई टैक्स नहीं, उसको भी आपको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आप अच्छे से चीजों को समझ जाएं। और उसमें सबसे खास चीज आपको यह बताऊंगा कि सेक्टर स्पेसिफिक किस सेक्टर को कितने रुपए का अलॉटमेंट किया गया है ताकि आप उन सेक्टर स्पेसिफिक स्टॉक्स पर पैसे लगा पाएं और पैसे कमा पाएं। तो आपको क्या करना है, आपको बस वीडियो को स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है, आप सारी चीजें समझ जाएंगे। इसके बाद आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी बजट से रिलेटेड। इसके अलावा लास्ट में अगर आपको पसंद आए वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूला करिए, लाइक और सब्सक्राइब करके जाया करिए। फिलहाल तो मैं आपको शुरुआत में बताऊंगा कि किस सेक्टर को कितना एलोकेशन हुआ है, मतलब कितने रुपए किस सेक्टर को दिए गए हैं। तो सेक्टर स्पेसिफिक बताऊंगा, 7-8 सेक्टर होंगे जिसमें मेजर एलोकेशन है ताकि आप उन पर ही अपना फोकस बना के रख सकें। तो पहला सेक्टर हमारा होने वाला है जिसके बारे में निर्मला सीतारमण जी ने कमेंट्री में कोई भी बात नहीं करी, उसकी वजह से उस सेक्टर की काफी अच्छी पिटाई हुई थी लास्ट डे सैटरडे के दिन, जो कि एक गलत बात है। आप देखेंगे कि मंडे से उसमें आपको रैली भी दिखाई पड़ सकती है क्योंकि सबसे ज्यादा एलोकेशन किस सेक्टर में हुआ है, डिफेंस सेक्टर में हुआ है। डिफेंस सेक्टर में हुआ है 4.9 लाख करोड़ रुपीस। हालांकि उसमें निर्मला सीतारमण जी की कमेंट्री में डिफेंस की बातचीत नहीं थी, इसकी वजह से आपको डिफेंस के स्टॉक्स पिटते हुए नजर आएंगे। तो पहला स्टॉक है हमारा डिफेंस जिसमें सबसे मेजर एलोकेशन हुआ है। दूसरा स्टॉक है हमारा रूरल डेवलपमेंट जिसमें 2.6 लाख करोड़ रुपीस का एलोकेशन हुआ है। और तीसरा स्टॉक है हमारा होम अफेयर्स, होम अफेयर्स में 2.3 लाख करोड़ रुपए का एलोकेशन हुआ है। और फोर्थ स्टॉक है हमारा एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में हुआ है 1.7 लाख करोड़ रुपीस। और फिफ्थ स्टॉक है हमारा एजुकेशन जिसमें एलोकेशन हुआ है 1.2 लाख करोड़ रुपीस का। सिक्स स्टॉक है हमारा हेल्थ का जिसमें हुआ है 0.98 लाख करोड़ रुपीस, मतलब कि 98,000 करोड़ रुपीस का। सातवां स्टॉक है हमारा अर्बन डेवलपमेंट जिसमें 0.96 लाख करोड़, मतलब 96,000 करोड़ रुपए का। और आईटी और टेलीकॉम दोनों को मिला दिया जाएगा तो 95,000 करोड़ रुपए यानी कि 0.95 लाख करोड़ रुपीस हैं, जो कि आपको बगल में दिख रही होगी पूरी की पूरी लिस्ट। तो आप अब समझ लीजिए कि इन सेक्टर्स पर आपको मेजर फोकस करके चलना है ताकि आपका भी हमारे बजट से जो हमारे देश का फायदा हो रहा है उसमें आपका भी फायदा हो सके, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम इस चैनल पर स्टॉक मार्केट को कवर करते हैं तो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड चीजों को कवर करना हमारा फर्ज है। और ये मैंने आपको सेक्टर्स बताए हैं जिनमें मेजर एलोकेशंस किया है हमारे यूनियन बजट 2025 में। तो अब इससे आपको ये चीज समझ में आ गई कि कौन से सेक्टर में कितना पैसा निवेश किया जाने वाला है। अब मैं आपको बताऊंगा ये जो नया टैक्स सिस्टम है, टैक्स सिस्टम को समझना क्योंकि बहुत टेढ़ी खीर हो रहा है, मतलब काफी मुश्किल हो रहा है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं टैक्स सिस्टम को, इसलिए मैं आपको टैक्स सिस्टम भी बेहतर तरीके से बताऊंगा, एक एक चीज बारीकी से बताने वाला हूं आपको, ठीक। और इसका शेयर मार्केट पर भी कुछ इंपैक्ट पड़ने वाला है, उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो जो टैक्स सिस्टम है उसमें आप अगर पाएंगे, देखिए टैक्स सिस्टम तो बहुत टाइप का है, लेकिन आप मेजर चीजों को समझेंगे तो आपके लिए खास निकाल के लाया हूं, अलग से बनाया है मैंने आपके लिए, कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 0 से 4 लाख में 4%, 3% जो भी है, अलग अलग तरीके का दिखाया है, लेकिन जो चीजें एक वैलिड है वो मैं आपको दिखा देता हूं कि 12 लाख रुपए तक बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि कोई भी चार्जेस नहीं लग रहे हैं इनकम टैक्स के। तो वहीं से वो लिस्ट जो मैंने निकाली है वो आपको दिखा देता हूं, बगल में आने वाली है, आप देख सकते हैं। तो 12 लाख रुपए पर कोई भी टैक्स नहीं है, यानी कि नील है, जीरो टैक्स, ठीक। अब 12 से 15 लाख रुपए में 15% का टैक्स है। अब 15 से 20 लाख रुपए में कितने का टैक्स है, आप देख पा रहे होंगे 20% का टैक्स है। 20 से 25 लाख में 25% का टैक्स है और 25 लाख से ज्यादा में 30% का टैक्स लग रहा है। अब इन चीजों को जो समझ लेगा वो बहुत बेहतरीन तरीके से पैसे बचा सकता है। जी हां, क्योंकि आपको जो ये दिख रहा है, ये डायरेक्ट टैक्स जो आपको दिख रहा है ना, ये उतना नहीं लगने वाला है। यही चीज समझने वाली है जो कि बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं।
तो मैं आपको वही बताता हूं, क्योंकि आपने एक चीज देखी होगी कि कुछ छूट दी जाती है टैक्स में, इतने रुपए पर इतने रुपए की छूट। तो वो चीजें भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि इफेक्टिव टैक्स की असलियत में टैक्स कितना लगने वाला है। ये टैक्स तो टैक्स रेट लगा दिया कि इतना स्लैब है कि इतने इतने पर इतना अमाउंट लगने वाला है टैक्स, लेकिन असलियत में इसका इफेक्टिव टैक्स कितना है वो हमें जानना जरूरी है कि हमें भरना कितना पड़ेगा। तो वो जान लेते हैं। आप सबको पता है कि 12 लाख रुपए पर कोई भी टैक्स नहीं है और छूट कितने की दी गई है, लगभग 80,000 रुपए की छूट दी गई है। ठीक, तो 0% टैक्स है 12 लाख रुपए पर, और ये वाली भी लिस्ट आपके सामने यहां पर बगल में दिखाई पड़ रही है। तो 12 लाख रुपए पर 80,000 की छूट है और 0% टैक्स, मतलब कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा आपको अगर आप 12 लाख रुपए कमाते हैं। और इनफैक्ट अगर आप सैलरीड पर्सन है, आपको सैलरी मिलती है, तो 12,80,000 पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। नेक्स्ट, अब 12 लाख पर तो कोई टैक्स नहीं, लेकिन 16 लाख तक अगर आप आते हैं तो 16 लाख पर आने पर आपको 50,000 रुपए की छूट मिलती है, जबकि जो हमारा टैक्स था वो कितना था, 12 से 15 में, मतलब करीब करीब 15%, और 15 से 20 में 16%, मतलब 20% था। लेकिन यहां पर आपको जब 50,000 की छूट मिल जाती है तो अब आपको 16 लाख रुपए तक कितना टैक्स देना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ 7.5%, वो छूट के पैसे हटाने के बाद, यानी कि इफेक्टिव आपको 7.5% ही टैक्स देना पड़ेगा। अब आप अगर 18 लाख तक शिफ्ट करेंगे तो आपको छूट मिलेगी 70,000 रुपए की, और अब आपका इफेक्टिव टैक्स रेट होगा 8.8% रुपीज का। आगे 20 लाख रुपए तक अगर आप कमाते हैं तो 20 लाख रुपए तक आपको छूट मिलेगी टैक्स में, इनकम टैक्स में 90,000 की। इसके अलावा आपको जो इफेक्टिव टैक्स लगेगा छूट के बाद वो होगा 10% का टैक्स। अब अगर आप 25 लाख रुपए तक कमाते हैं तो आपको छूट मिलेगी 1,10,000 रुपए की, और इस छूट के बाद आपको जो टैक्स देना पड़ेगा इनकम टैक्स वो होगा 13.2% का, ओनली 13.2%। आप देखें 25 लाख रुपए तक की कमाई पर, और 25 लाख से लेकर 50 लाख तक, मतलब अगर आप 50 लाख तक कमाते हैं तो भी आपको 1,10,000 रुपए की छूट के साथ आपका इफेक्टिव चार्ज बनता है 21.6%, 21.6% टैक्स देना पड़ेगा आपको 25 से 50 के बीच में। लेकिन जितने भी 25 लाख तक के लोग हैं उनको टैक्स बहुत कम देना पड़ रहा है। आप देखिए जो वहां चार्जेस अभी मैंने आपको इसके पहले दिखाए थे उसमें आपको 15%, 20%, 25%, 30% तक के टैक्स जा रहे थे, जबकि यहां पर आपको बहुत मामूली से टैक्स देने पड़ रहे हैं, क्योंकि जो छूट है उसके बाद ये आपको टैक्स चुकाना पड़ेगा। जो इफेक्टिव है आपके ऊपर लगने वाला है वो टैक्स सिस्टम ये था जो मैंने अभी आपको दिखाया। तो आई होप आप इतनी चीजें तो अब तक क्लियर समझ चुके होंगे, और अब आपको नई चीजें जाननी है कि इसका पूरा का पूरा शेयर मार्केट पर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, वो जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब देखिए मिडिल क्लास बहुत ज्यादा खुश है इस टाइम पर, और ज्यादा खुश इसलिए है, उसका एक रीजन बता देता हूं आपको कि 85%, ये डाटा है, ओरिजिनल डाटा है, मैं आपको बता रहा हूं, 85% जो हमारे इंडिया के लोग हैं वो 12 लाख से नीचे कमाते हैं, यानी कि 85% लोगों को अब कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और एक चीज है इसमें कि वैसे भी लोग टैक्स नहीं दे रहे थे 85% से ज्यादा लोग, क्योंकि वो कमाते नहीं थे, तो 7 लाख भी नहीं थी उनकी तो इनकम। तो अब 12 लाख पर 85% लोग 12 लाख से नीचे आ रहे हैं, और 85% लोगों को इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये बहुत बेहतर चीज हुई है मिडिल क्लास के पर्पज से, जो कि सारे लोग बात कर रहे हैं कि मिडिल क्लास के लिए बहुत अच्छा टैक्स था। वो इसीलिए क्योंकि अगर अब आप 12 लाख रुपए तक कमाते हैं तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक, ये चीज अब आपको समझ में क्लियरली आ चुकी होगी। अब जो ये मिडिल क्लास है 85% लोग, और 12 लाख तक टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो इनके हाथों में क्या रहेगा, ज्यादा पैसा आएगा, बचेगा ना ज्यादा पैसा। अगर आप 12 लाख रुपए तक कमा रहे हैं और टैक्स भी नहीं भर रहे हैं तो आपके पास अब ज्यादा अमाउंट बचने लगा। ठीक है, ये चीज अच्छी है जो आप समझ गए होंगे। अब जब लोगों के पास पैसा ज्यादा बचेगा, क्योंकि हमें इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ रहा है, तो ऑब्वियस बात है कि ज्यादा लोगों के पास जब ज्यादा पैसा बढ़ने लगेगा तो उससे महंगाई बढ़ेगी। आप समझ लीजिए अगर 10 लोग खड़े हैं वहां पर और एक किसी चीज को लेने जा रहे हैं और सबके पास पैसे हैं, ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो अब उस चीज को वो जो बेचने वाला इंसान है वो कंपैरेटिवली महंगी करके बेचेगा। अब आप समझ लीजिए कि इससे बजट बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा बजट है, लेकिन इन्फ्लेशन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इन्फ्लेशन बल्कि बढ़ने के चांसेस ज्यादा है, मतलब महंगाई तो बढ़ने वाली है। अब आप इसको एक एग्जांपल समझ लीजिए कि आप कोई प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं, प्रॉपर्टी लेने गए,
आपके पास वो प्रॉपर्टी 1 करोड़ रुपए की थी, आपके पास 1 करोड़ रुपए थे, अब बाकी किसी और के पास नहीं थे तो वो प्रॉपर्टी आपको 1 करोड़ की मिल गई। लेकिन अब क्योंकि ज्यादा लोगों को छूट मिल रही है, ज्यादा लोग आ रहे हैं, ज्यादा लोगों के पास अब पैसा आने लगेगा, तो उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि वहां पर और 5-6 लोग कंपटीटर आपके तैयार हो जाएंगे, वो कहेंगे हम 1 करोड़ 10 लाख दे रहे हैं। तो अब ये समझिए आप कि उस प्रॉपर्टी के रेट ऑटोमेटिकली इंक्रीज होना स्टार्ट कर जाएंगे। और ये मैं बात सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं ओवरऑल सारी की सारी चीजों के लिए कर रहा हूं। मतलब ओवरऑल महंगाई तो बढ़ने वाली है, इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है, ये एक चीज समझ लीजिए आप लोग। दूसरी चीज कि जब महंगाई आएगी तो हर चीज में महंगाई आएगी। अब इससे एक चीज और महंगी होती हुई नजर आएगी। क्या महंगी होती हुई नजर आएगी? वो है हमारे स्टॉक प्राइजेस। स्टॉक प्राइजेस महंगे होते हुए नजर आएंगे। आप इसको आप तो थोड़ा सा डिटेल में समझिए, ठीक। अब आप यकीन मानिए कि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अब जिनके पास पैसा आया, अगर हमारे और आपके पास ज्यादा पैसा आ जाएगा तो हम लोग क्या करने जाएंगे, हम लोग मोबाइल्स लेंगे, कार लेंगे, बाइक्स लेंगे, ये सारी चीजें लेंगे ना। मतलब अपनी जो शौक की चीजें हैं वो पूरे करने की कोशिश करेंगे और इन्हीं में ज्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। सारे लोग यही सोचते हैं बचपन से कि मैं कार लूंगा, मोबाइल लूंगा, नया लूंगा, तो ज्यादातर लोग अब इनमें खर्चा करेंगे क्योंकि उनके पास अब ज्यादा पैसा बचने लगेगा। तो अब आप ये समझिए कि इससे ऑटोमोबाइल सेक्टर को डायरेक्ट फायदा होगा, एफएमसीजी सेक्टर को डायरेक्ट फायदा होने वाला है। मतलब जितनी जितनी चीजें रिलेटेड हैं, जो की चीजें बिकती हैं और उनकी डिमांड कुछ कम हो रही होगी, अब उनकी डिमांड बढ़ने वाली है क्योंकि जब लोगों के पास ज्यादा पैसा आएगा तो वो ज्यादा चीजें जाके परचेज करेंगे, बाय करेंगे, और जिससे उन सेक्टर्स को फायदा होने वाला है। ये बहुत अच्छी चीज है। दूसरी चीज आप समझिए कि ज्यादातर लोग तो यही करेंगे कि कार ले लेंगे, मोबाइल ले लेंगे, बाइक्स ले लेंगे, नई नई चीजें लेंगे, एफएमसीजी मतलब और कुछ नई नई चीजें खाने पीने की ट्राई करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, ट्रैवलिंग वगैरह। पर कुछ लोग, जो मैंने अभी आपको स्टेटमेंट दिया था कि सारी चीजें बढ़ेंगी तो स्टॉक प्राइस भी बढ़ेगा। अब स्टॉक प्राइस कैसे बढ़ेगा, इस चीज को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं मैं कि ज्यादातर लोग जब ज्यादा पैसा आता है तो बहुत सारे खर्चे करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ज्यादा पैसा आने पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। और आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट के लिए, जब इन्वेस्टमेंट के लिए लोग पैसा लगाएंगे मार्केट में तो ऑटोमेटिकली शेयर प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट करेगा, क्योंकि शेयर्स जो है वो बहुत लिमिटेड हैं और फ्यूचर के लिए बहुत ही प्यारे हैं। तो सारे लोग ये फालतू के खर्च ना करके कुछ लोग इन्वेस्टमेंट की तरफ भी ध्यान देंगे। मतलब जब ज्यादा पैसा बचने लगेगा तो इन्वेस्टमेंट भी अभी के कंपैरेटिवली ज्यादा होने लगेगी, तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ने वाली है। जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो स्टॉक प्राइस यानी कि शेयर मार्केट जो हमारा ओवरऑल जो भी गिरा हुआ हमें महसूस हो रहा है वो भी उठने वाला है। अब एक छोटी सी चीज है जिसका आंसर इसमें देना बचा हुआ है अभी इस वीडियो में। वो क्या छोटी सी चीज है कि आप कहेंगे, जब आप कह रहे हैं कि बजट इतना अच्छा है, सब कुछ बेहतर है, तो फिर उस दिन यानी कि सैटरडे के दिन जिस दिन बजट आया कल, उस दिन स्टॉक एक्शंस क्यों नहीं थे, स्टॉक मार्केट में बहुत ही बेहतरीन एक्शन क्यों नहीं था, जो इसके सेंटीमेंट्स थे वो डाउन क्यों थे, वो भी मैं आपको बता देता हूं कि बजट जब कल आया तो दिन कौन सा था, सैटरडे था। सैटरडे के दिन एफआईआई क्लोजिंग होती है, एफआईआई की छुट्टी होती है, ठीक है, क्योंकि वो लोग फ्राइडे तक ही वर्क करते हैं, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है फॉरेन में चीजें फ्राइडे तक ही चलती हैं, सैटरडे संडे उनका ऑफ रहता है, हॉलीडे रहती है। अब इसी वजह से एफआईआई की इन्वेस्टमेंट नहीं आ पाई, जबकि एफआईआई का इन्वेस्टमेंट आना बहुत कंपलसरी है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है हमारी शेयर मार्केट के ऊपर उठने के लिए। और जो भी चीजें मैंने आपको बताई हैं कि हम लोग भी इन्वेस्टमेंट अपना बढ़ाएंगे ही जैसे जैसे हमारे पास ज्यादा पैसा आएगा, उससे ये नजर आ रहा है कि लॉन्ग टर्म में इस बजट का इफेक्ट शेयर मार्केट में बहुत अच्छा पड़ने वाला है और शेयर मार्केट ऊपर ही जाने वाला है। तो आई होप आप लोग ये चीजें बहुत क्लियरली और बहुत बेहतर ढंग से समझ गए होंगे कि क्यों इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है, क्यों स्टॉक प्राइस बढ़ेगा, क्यों हमारा शेयर मार्केट भागेगा और किस किस सेक्टर को कितना कितना एलोकेट हुआ है प्राइस, और इफेक्टिव असलियत में हमें जो टैक्स स्लैब दिया गया है और उसके अलावा असलियत में हमें कितना टैक्स चुकाना है, वो चीजें भी आप लोग बहुत बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। तो अगर आप लोग ये सारी चीजें समझ गए हैं तो आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाना है और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है, मिलेंगे अगले वीडियो में। लेकिन आप लोग ध्यान से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, ताकि उनको भी ये नॉलेज हो सके, उनको भी ये जानकारी मिल पाए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।